हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो डे 6, जहाँ पे हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज उसी का डे 6 है। तो क्लास शुरू करते, ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप लोग पहली 5 वीडियो देख ही लिए। मैं बता ही दिया हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, या जो भी है आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, और जल्दी करने का कारण ये भी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक राइट पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और उस ट्राइंगल का साइड है 10√3, और टोटल सरफेस जो पिरामिड का है वो है 270√3। तो हाइट बताएं। ठीक है, तो क्या बताएं? हाइट बताएं। तो इसके लिए आपको पिरामिड का फॉर्मूला, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है या मेंसुरेशन चैप्टर से बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम फॉर्मूलाज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आपका मस्ट है कि यू मस्ट लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे बोला है वो मैं से करता हूँ कि एक पिरामिड है। ठीक है, आप पिरामिड जानते हैं जिसका बेस क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं बना लेता हूँ। मैं बोला ये एक पिरामिड है। ठीक है, ये एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसका साइड क्या दिया हुआ है? 10√3। साइड कितना? 10√3। और इसका टोटल सरफेस एरिया भी मुझको दिया हुआ है कितना? TSA 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछा है कि आप बताओ कि पिरामिड का हाइट क्या होता है। ठीक है, तो आप बताओ पिरामिड का हाइट क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि TSA क्या होता है पिरामिड का। तो आप बोलोगे सर TSA होता है LSA, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ बेस मीन्स जो भी मेरा लेटरल एरिया उसका एरिया ऑफ बेस, तब तो टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पर टोटल पूछा हमसे इसीलिए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया मुझे दिया है 270√3 इजिकल टू लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि जो पिरामिड होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप जैसे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल। एल क्या है? एल स्लेंथ हाइट है। ठीक है, एल क्या है? स्लेंथ हाइट है। तो इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ बैठा दिया कि एल ए से क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल। तो एल ए से क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हेड। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा? अगर एक साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल का 10√3 है, मतलब 3 साइड इसका इक्वल होता है, तो 3 गुना, तो 3 गुना 10√3 कितना? 30√3 लिख दिया मैं। 30√3। एक सेकंड में देख लेता हूँ वीडियो कट तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 30√3। अब क्या हो गया? एल। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि एल का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल क्या होता है। ठीक है, ऐसे पिरामिड में मतलब थोड़ा हट के फॉर्मूला है। मेंसुरेशन में जैसे प्रिज्म है, ठीक है, उसमें कॉमन फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो पिरामिड है इसमें थोड़ा अलग होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एल जो होता है वो होता है h² प्लस a²/12। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, डिराइव्ड है डायरेक्ट। तो मैं इसको अब यहाँ बैठा देता हूँ कि एल क्या लिख सकता हूँ मैं? एल को √h², अच्छा, इंटू √h²। तो हम लोग का निकालना ही है। इसका हाइट क्या है? जो यहाँ से आ रहा है एकदम मिडिल पे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कर्व फिगर है। पिरामिड जो है ऐसे है, तो हाइट तो ये तो स्लैंट हाइट है। तो आप बोलोगे सर पिरामिड का जो हाइट है वो क्या है? तो वो तो बेस के मिडिल से आया होगा, वो हाइट है। तो वही हाइट h² प्लस a। तो ये a क्या है? 10√3 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 300, प्लस 300 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, इसको प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया का बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 है स्क्वायर। √3/4 ए क्या था? 10√3 का स्क्वायर 300। अच्छा, अब काट लेते हैं। √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। अच्छा, 30 यहाँ है। 30 से 300 10 बार में, और ये 270
9 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, ये 2 से 2 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ बच गया 9, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 9 इज इक्वल टू, अच्छा ये भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 25, ये तो डिवाइडेड में 2 प्लस यहाँ क्या बच गया 5/2, ये है। अच्छा मैं इसको अगर इधर ले आया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 25 क्या आ जाएगा। तो अब बोलोगे कि 9 माइनस 5/2, अच्छा मैं 2 को इधर ले आके इंटू भी कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 9 दूना 18, और 18 जब इसमें इंटू हुआ तो 18, इसमें इंटू हुआ तो ऊपर का नीचे, नीचे का 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा 5। 18 में 5 गया तो आप लोग 13, मीन्स इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू, ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 25, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 25 का वैल्यू आ गया 13। अब इधर का अंडर रूट हटाना हमको, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लिए, तो बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 125, उधर जाकर माइनस होगा, 25 माइनस होगा तो कितना, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो 144। तो एच कितना आ जाएगा यहाँ से, तो अब जैसे एच 12, ठीक है। एच कितना है 12, ठीक है। शायद नहीं आया होगा आपको समझ, क्योंकि 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने, और इस वीडियो को वापस देखें ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द टावर आर 30 एंड 45 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर। इसमें बोला है कि एक टावर है, ठीक है, जिसका हाइट है 180 मीटर, इसका हाइट है 180 मीटर। इस टावर के टॉप से इस टावर के आइदर साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक साइड बनता है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये जो ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 30 बना, तो हम लोग जानते हैं ये लाइन इसके पैरेलल होता है, तो ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 30 तो ये भी 30, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिप्रेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा और इस साइड देखते हैं जब दूसरे साइड देखते हो यहाँ 45 होता है ना, 45, ठीक है 45। हमसे पूछा है कि आप ये डिस्टेंस बताओ, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ बन रहा है इस दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो अब हम जानते हैं 30, अगर ये 30 है तो 90 है, तो ये 60 हुआ, ये 45 तो ये भी 45। अब हम रेशियो जानते हैं कि अगर 30 के आगे 1 है तो 60 के आगे क्या होता है √3, मीन्स ये लेंथ क्या है √3। अच्छा 45 के आगे 1 तो इस 45 के आगे भी 1, और 1 का मतलब ये भी 1, तो एकदम मैच कर गया, क्योंकि 30 के आगे 1 आ रहा था और 45 के आगे भी 1 ही आ रहा था, ठीक है। तो अब जो है हमको पूछा है √3 प्लस 1 का वैल्यू बताओ, और 1 का वैल्यू मेरे पास है, 1 का वैल्यू 180 मीटर, तो √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब वो 2 सेकंड वाला ट्रिक नहीं, क्योंकि 2 सेकंड का ट्रिक एग्ज़ाम में काम नहीं आता। यहाँ पे जो होगा वो एग्जैक्ट अप्रोच होगा, जो आप सोच सकते हो दिमाग एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में सोच सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है, tan a प्लस बी √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3, 1/√3, और हमको दिया है कि a और b जो है वो 90 से लेस है, 90 से लेस है, और a जो है ए एंगल जो है वो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है b से, ये भी कंडीशन दिया है।
तो पूछा है एंगल ए हमको बताओ, ठीक है, मुझसे पूछा है कि एंगल ए आप बताओ। तो ये तो आसान सवाल है एकदम। ये मैं बोला 10 किस एंगल पे √3 देता है, आप लोग 60 पे। 10 60 क्या होता है √3, मीन्स ये a प्लस बी क्या है 60 है, ये a प्लस बी कितना है, अब लो ये 60 है। अच्छा मैं बोला 10 जो है किस एंगल पे 1/√3 देता है, तो अब लो 30 पे, मीन्स ये a माइनस बी क्या है 30 है, a माइनस बी क्या है 30। हमसे पूछा था कि आप एंगल ए बताओ, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर लेते हैं, कितना 45 हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्या आ जाएगा यहाँ से घटा के आ रहा है मीन्स 15। अब हम देख लेते हैं सब कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो मुझे जंप करना होगा नेक्स्ट रेशियो पे, ठीक है। मैं देखा ए और बी जो है 90 से कम है, मैं बोला हाँ ए भी 90 से कम है, बी भी 90 से कम है। ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए जो है या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू बी है, तो ए हाँ ग्रेटर देन बी मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए हम लोगों को क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ए क्या है 45 डिग्री। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। हमसे पूछा है कि a cos x माइनस b sin x ये क्या होगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि a cos x माइनस b sin x क्या होगा। तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद होना चाहिए कि इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर हो कि a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c और a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू d, तो आप जब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन दोनों को इनको स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर करके आपस में सब जोड़ दोगे इसको, तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, सबका टूट के। तो ये हमको याद होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इसी फॉर्म में है, a sin x प्लस b cos x। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a cos x माइनस b sin x। तो अब आप बोलोगे कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये k है, लेकिन हम लोग यहाँ पे d था, मतलब d यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो d है वो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c इधर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे भी हम वही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कि k स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे k स्क्वायर होगा सर इसका कोफिशिएंट साइन का प्लस कॉस का कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस इन दोनों का जो ऐड करके आया वो उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा है k बताओ, मीन्स इसका वैल्यू बताओ, ये k है तो k क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में अगर आपको प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस वाला ही आप आंसर दें, कभी कभी नहीं देता है तो वहाँ पर प्लस माइनस नहीं डायरेक्ट यही टर्म दे देता है, ठीक है। अच्छा करते क्वेश्चन नंबर 105। इस रेशियो पे और दो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी तरीके के, उसको भी मैं क्लास में कराऊंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, लॉजिकल है। इसमें बोला है कि ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो को दे दिया है और बोला कि सी रिटायर कर जाता है, ठीक है, सी रिटायर कर जाता है और उसके बाद जो सी का प्रॉफिट है वो लोग 4:5 में ए और बी बांट लेते हैं। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग क्या है ए और बी का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूँ कि ए बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है 4:6:12, ठीक है, 7/12, 1/4 is to 1/6 is to 7/12। अब मैं बोला है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो कैलकुलेशन हार्ड होगा, तो मैं इसको न्यूमरेटर में ही सबको कन्वर्ट करता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में इंटू करते हैं, तो 4 6 12 का एलसीएम 12 से सब में इंटू करते हैं। तो वो जब मैं 1/4 में 12 इंटू करूँगा 3, इसमें करूँगा तो 2, इसमें 7, मतलब ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या है 3 2 7। अब हमसे बोला है कि C निकल जाता है, अगर C आप छोड़ दें और C का प्रॉफिट जो है A और B 4 और 5 में बांट लेते, तो नया प्रॉफिट रेशियो का A और B का, ठीक है। तो मैं बोला कि करते हैं, तो C का प्रॉफिट कितना आप लोग 7,
7 को किस रेशियो में बांट लिया और बी। अब जैसे ए और बी जो है किस रेशियो में बांटा है 4:5। 4:5 मीन्स 4:5 टोटल 7 है, मीन्स 9 जो है 7 को दिखा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये कितना है 4, तो आप 4 होगा तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 7/9 इंटू 4, ये 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 7/9 इंटू 5 मतलब 28/9 और ये 35/9। मतलब इतना प्रॉफिट हम लोगों को एक्स्ट्रा हो रहा है ए और बी को, क्योंकि सी रिटायर कर गया। सी अगर काम छोड़ देता है तो सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी बांट लिया। ए और बी भी जो बांटा उसका कंडीशन दिया कि इस रेशियो में बांटा। अच्छा इस रेशियो में बांटा तो मैं 7 को इस रेशियो में बांट लिया, तो एक आया 28/9 एक आया 35/9, मीन्स ए के पास जो प्रॉफिट है वो तो है ही, और सी का हिस्सा में से भी इतना हिस्सा उसको मिल चुका है। बी के पास भी जो है होता है ही, और सी का इस हिस्सा में से इतना हिस्सा उसको मिला, मीन्स इसका प्रॉफिट में अब ऐड हो जाएगा। ए का प्रॉफिट कितना है इनिशियली, आप लोग 3 में भी कितना ऐड हो जाएगा अब 28/9। आप लोग बी का प्रॉफिट कितना है 2 में भी कितना ऐड होगा 35/9। अब ले लेते हैं एलसीएम, 9 3 27 27 55/9, 9 दूना 18 और 35 53/9। किस रेशियो में 9 से 9 कट गया, क्या आ चुका हमारे पास 55:53। मीन्स ए और बी का जो नया प्रॉफिट का रेशियो वो है 55:53। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। अच्छा मैं वो डायरेक्ट लिख दिया प्रॉफिट का रेशियो, आप पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ओके एक समय मैं कैमरा देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो लेकिन जब 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया, तो जो डिजिट है उसका सम ऑफ डिजिट क्या है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई भी नंबर अगर 5 6 7 और 8 से डिवाइड होता है तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ में पढ़े होंगे कि वो नंबर जो है 5 6 7 8 के एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए, तब वो इस नंबर से डिवाइड जाएगा। लेकिन कुछ रिमाइंडर भी बचता है, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि अब मैं अगर एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 निकाल लो और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड कर दो, तो यही वो मिनिमम नंबर है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि 5 6 7 8 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर 3 दे, जो रिमाइंडर यहाँ पे 3 दिया है। तो मैं करता हूँ अब कि 5 6 7 8, ठीक है, तो 5 6 7 8 की एलसीएम आपको आता होगा 5 इंटू 6 नंबर ले लिया, 7 नहीं है इसमें 7, 8 मतलब 4 इंटू 2 2 है 4 नहीं है। अच्छा 6 5 30 7 28 28 दिया 84 840। अच्छा के प्लस 3, ठीक है, यही नंबर है मिनिमम। लेकिन अगर मुझसे डायरेक्ट पूछता तो मैं बता देता कि मिनिमम नंबर जो होता वो ये के नहीं लिख के करता मैं 840 प्लस 3 843। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है 9 से, इसलिए मैं इस 3 को रखता हूँ और ये जो नंबर स्मॉलेस्ट आया है उसमें के लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखूँगा इसको 9 से डिवाइड करना है, मीन्स इस पूरे को 9 से डिवाइड करना है, 9 से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि 840 में मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो 9 से आसपास इसके क्या है, तो आप लोग से 837 के जो है 9 से जा रहा है, हाँ 9 9 81 2 7 9 3 27 प्लस बच गया 3 के प्लस 3। अच्छा ये 9 से पूरी कट जा रहा है, 9 से कटने पे रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तो जा ही रहा है, मैं यहाँ पे के का क्या वैल्यू डालूँ, के का यहाँ पे के का वैल्यू क्या पुट करूँ कि ये जो है ये टर्म कट जाए। अब मैं बोला कि 1 डालते तो 3 एकम 3 3 3 6 नहीं जा रहा है, कि अगर 2 डालो तो ये तो नहीं है, कि 2 डालो तो 3 दूना 6 प्लस 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें 2 पे। तो नंबर क्या है, अब के में 2 डाल दो वही नंबर है, ठीक है, के में 2 डाल देते नंबर है। मेरे पास नंबर क्या था 840 के प्लस 3, के पे क्या डालना है 2, तो 840 के प्लस 3, 840 दूना कितना 0 4 दूना 8 8 दूना 16 प्लस
3। तो 1683 वो नंबर है जिसको 5, 6, 7, 8 पे डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचे और 9 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 0। तो हमसे पूछा है कि इस नंबर का सम ऑफ डिजिट, तो 1, 6, 8, 3 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 1, 6, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 18। वीडियो को वापस देखिए, जरूर समझ आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं। ये भी एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन में क्या होता है? एलसीएम पूछा है हमसे, बताओ आप एलसीएम। 2/3, 4/9 और 5/6 का। तो आपको पता है कि जब एलसीएम बोलता है तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन जब एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर का, एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो सिंपल सा लैंग्वेज में यही है कि अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालो, जो पूछा है वो ऊपर का वही निकाल दो एलसीएम, और जो बच गया एचसीएफ वो नीचे का। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे 20। कितना होगा? 20। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये नीचे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3, 9, 6 का एचसीएफ, मिनिमम नंबर जो तीनों को काट दे। तो आप बोलोगे सर 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 3 ही है एचसीएफ। तो मेरा आंसर क्या है? इसका एलसीएम क्या है? 20/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा समय नहीं देते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, अगेन वेटेड एवरेज। मैं कल का वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, परसों का वीडियो में भी करवाया हूँ, और मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वेटेड एवरेज पे, और बच्चे जो है बहुत समय लेके बेसिक से कर रहे हैं और समय ज़्यादा लगा दे रहे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको शॉर्टकट बताया ही था कि जो भी स्टूडेंट का नंबर है वो रेशियो को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और उन लोगों का जो भी पास परसेंट, एवरेज वेट, एवरेज कुछ भी, और टोटल एवरेज अगर पूछता है स्टूडेंट का नंबर देखे या नंबर देखे, तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी नंबर में वो है उसका रेशियो लिखते हैं, और उन लोगों का स्कोर यहाँ पे जैसे से टीम का स्कोर है 3, 17 और 25, 30, 17 और 25। हमसे पूछा एवरेज स्कोर बताओ, मैं बोला मैं निकाल देता हूँ वो वेटेड एवरेज। तो मैं बोला कि मैं मान लिया एवरेज है 20, इसके आसपास कोई एवरेज मानना होता है, मैं मान लिया एवरेज है 20। तो आप बोलोगे ये एवरेज जो है इससे कितना, ये एवरेज जो है 20 ही माना, ये कितना ज़्यादा है? 30 है, मतलब 10 ज़्यादा है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं? ऐड 10, 10 ज़्यादा है कितना पे? 2 पे, इंटू 2 प्लस ये 20 है, ये 17 है, मतलब ये इससे कितना कम है? 3। अब बोले सर 3 का मतलब -3 इंटू कितना पे? कितना बच्चों पे? 5 प्लस ये 20 मैं माना हूँ, ये 25 है, मीन्स 5 ज़्यादा है, मीन्स प्लस 5 है, कितने बच्चों पे? 3। और ये टोटल स्टूडेंट या बच्चों जो भी दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बांट देते, तो 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, यही होगा इसका क्लास का वेटेड एवरेज या टोटल एवरेज। अच्छा, 5 दिया 15, लेकिन -15, और यहाँ 5 दिया 15 प्लस -15 और +15 कट जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 10 दूना 20, 20/10 2, तो 20 और 2 22। क्या है आंसर? 22%। कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में भी मैं करवाया इसको, अब देखिए वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमको एक फिगर दिया है, मुझे एक फिगर दिया है कि ये कोई एक ट्राइंगल है। अच्छा, क्वेश्चन में फिगर इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30, और ये एंगल भी 30 दिया हुआ है। ठीक है, DC, ये D है, ये C है, ये B है, और ये A है, और हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, अच्छा तो हम कहाँ थे? वो लाइट चला गया था तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन में थोड़ा एडिट है कि ये 30, ये भी 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये DCB है और ये A है, और हमसे पूछा है कौन सा रिलेशन चाहिए इसमें। तो अब मैं देखिए यहाँ रेशियो कितना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, ये भी। ठीक है, ये भी फिगर में दिया हुआ है। तो रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि ये 30 है, 90 है, तो आप लोग ये 60 है।
तो 30 के आगे 1 होता है, तो ये अगर 1 है तो 60 के आगे क्या होता है, √3, यही है। अच्छा ये पूरा क्या है, 60 है, ये पूरा क्या है 60 है, और ये क्या है 30 है। तो 30 के अगर 1 होता है, यहाँ 1 नहीं है, √3 है, मतलब 1 का वैल्यू √3 है। तो सॉरी यहाँ पे क्या है 30 ना, हाँ तो 30 के आगे क्या था 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1 की जगह पे √3 है, मतलब 1 का वैल्यू ही √3 है, ठीक है। रेशियो को मिक्सअप करना होता है। तो यहाँ पे क्या है 60, तो 60 के आगे √3 होता है, तो 1 अगर √3 है तो √3 कितना था, बोले सर √3 इंटू √3 3, मीन्स ये पूरा 3 है। तो आप लोग ये 1 है, ये 3 है, तो ये 2 है। अब ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं जो ऑप्शन दिया है, ठीक है। अच्छा ये लेंथ भी आ जाएगा, अगर ये 1 है, ये 1√3 है, तो ये है 2 है, ठीक है। ये कितना होगा फिर 2 1 3, ये 3 ये 3, ये √3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 2√3। तो अब ऑप्शन पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी कितना √3 और ए सी, अच्छा ए सी कितना है 2, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी है क्या, तो ए बी √3 है और बी डी कितना है, बी डी 3 है, 3 और √3 तो इक्वल नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो क्या ए सी बी डी की इक्वल है, ए सी 2 है और बी डी है 3 है, तो ये भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन ही आंसर होगा, फिर भी चेक करते हैं कि सी ए इज इक्वल टू सी डी, तो सी ए कितना है 2 है और सी डी भी कितना है 2 है, मीन्स ऑप्शन 4 सही है। तो देखिए अपने एंगल में जो रेशियो का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 अलजेब्रा का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर जो है वो है ए प्लस सी, और जो सी स्क्वायर है वो है बी प्लस ए, ये 3 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि 1/a+1, आप बताओ 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन से -1 2 1 0। अच्छा तो इस क्वेश्चन को तो बेसिक से कर ही सकते हैं, ठीक है। पहली बात हम यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, अब तक नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल ए बी सी और 3 ही इक्वेशन, तो वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो अगर ट्रू रिजल्ट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, वो वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रू रिजल्ट इस पर सेटिस्फाई करेगा, तो बेसिक से तो सॉल्व होगा, बेसिक से थोड़ा लंबा होगा, तो मैं इसका आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊँगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा जब भी लिखा हो इक्वेशन कि एक वेरिएबल का स्क्वायर दूसरे 2 वेरिएबल का सम के बराबर है, तो ये 2 पे ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, मतलब a b c जो है तीनों 2 है। अच्छा आप बोलोगे कि 1 क्यों नहीं है, तो मैं ढालता हूँ, अगर मैं 1 ढाला तो 1 का स्क्वायर 1, ये a1, अच्छा यहाँ पे 1 1 2, तो 1 2 के बराबर नहीं, अच्छा मैं 2 ढालता हूँ, तो 2 का स्क्वायर, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 + 2, तो ये भी 4, 4 = 4। तो ऐसा इक्वेशन जब भी हो ये 2 पे ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है, कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैं 3 बोलूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 6, तो 9 और 6 तो इक्वल नहीं है, तो नहीं, तो 2 पे ही सेटिस्फाई करता है। बस अब मेरे पास आंसर आ जाएगा कि 1/a+1, ए क्या 2 2 + 1 3। अच्छा सेम चीज़ 3 टाइम्स है, मैं डायरेक्ट 3 से इंटू कर लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, आंसर क्या है 1/3 × 3 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टेट एग्जाम में, जैसे WBCS का स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट जो मैथ्स का आता है वहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है कि हमको दिया है 3 - 5x/2 2x प्लस 3 - 5y/2y प्लस 3 - 5z/2z इज इक्वल टू 0, ठीक है।
हमसे पूछा है बताओ कि 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z क्या होगा। ठीक है, 2/z क्या होगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये चाहिए 2/x, मीन्स मुझको ऊपर में x नहीं चाहिए, ऊपर में y नहीं चाहिए, ऊपर z नहीं चाहिए, ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, ऊपर सिर्फ कोएफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल नीचे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें देखने के बाद समझ आना चाहिए आपको कि अगर मैं इसको इससे अलग अलग डिवाइड कर दूँ, एक बार 3/2x माइनस 5x/2x, तो यहाँ से तो 3/2x आएगा, माइनस 5x/2x करूँगा तो x कट जाएगा। इसी तरह सब में होगा और सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल बचेगा। तो मैं करता हूँ इसको अलग अलग डिवाइड कि 3/2x। आप वापस मत बोलना कि अलग अलग डिवाइड क्यों हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को जैसे आप 5 बार लगा लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2x माइनस 5x/2x प्लस 3/2y माइनस 5y/2y प्लस 3/2z माइनस 5z/2z = 0। मैं देखा x से x कट गया, y से y, z से z। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 3/2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ 3/2 को, तो मैं देखूँगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अच्छा, माइनस 5/2 कितने टाइम्स है, अच्छा माइनस 5/2 3 टाइम्स है, = 0। अगर मैं इसको उधर लेके जाता तो ये क्या होता है, = प्लस में हो जाता है। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मीन्स मेरे पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या आ गया 5। मुझको चाहिए 2/x 2y 2/z, तो ऊपर 2 चाहिए। मैं बोला कि पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ऊपर 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z = 10। यही हमसे पूछा था, तो उत्तर क्या है 10। ठीक है, क्वेश्चन को वापस देखें इस वीडियो को, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट ऑप्शन बी इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें दिया है 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 2 3 4 और एक होगा और प्लस 2/3। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते, अगर यहाँ पे 1 हो सब जगह तो क्या करते, जो लास्ट मेरे पास जो फ्रैक्शन होता है ये 2/3, उसको हम डायरेक्ट ऐसे कॉमा दे के लिखते हैं 2, 3। अब हम देखते हैं कि कितने टाइम्स यहाँ पे 1 है। अब जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स 5 बार है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 बार ऐड कर लेते हैं आपस में, मतलब 5 स्टेप जाना है, 1 स्टेप 2 3 4 5 स्टेप तक। कैसे कि इसको इसमें ऐड करते हुए, फिर इसको इसमें ऐड करते हुए, ऐसे ही इसको इसमें ऐड करते हुए जाना है। तो 3 में 2 ऐड किया तो 5 फर्स्ट स्टेप, 5 में 3 8, 8 में 5 13, 13 में 8 21 और 21 में 13 34, और जो लास्ट जो आता है वही न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यही इसका उत्तर है। इस पैटर्न को आप याद रखिए कि जो लास्ट में फ्रैक्शन है हम उसको कॉमा दे के लिख लेते हैं, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, फिर जाके जितने बार यहाँ पे 1 होता है उसको उतना ही स्टेप मैं इसको ऐड करते जाता हूँ पीछे का डिजिट से, और जो लास्ट में बचता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसको डिवाइड दे देता हूँ, वही आंसर है। इसका और भी पैटर्न का क्वेश्चन है जहाँ पे और कुछ लगता है कि इससे इंटू गुना होके अगर यहाँ पे कुछ होता तो वो प्लस होता है। ठीक है, तो मैं जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बेसिक से क्लियर करते जाऊँगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। अच्छा, ये नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, ये चैप्टर तो सबका ही प्यारा है, सभी पढ़े, कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ता हो तो नंबर यूनिट डिजिट पढ़ता ही है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि 2 4 6 4 का पावर 1793 1793 इंटू 615 का पावर 317, 615 का पावर 317 इंटू 131 का पावर 491, 131 का पावर 491। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो मैं बोला कोई भी डिजिट के अगर लास्ट में 4 हो तो उसका जो अगर पावर ऑड है तो
आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है उसका यूनिट डिजिट 4 ही होता है। 4 है और पावर अगर ऑड नंबर है तो ऑड है ये 1793, क्योंकि 2 नहीं है, 2 का डिविजिबल मतलब 2 से जो डिविजिबल होता है लास्ट में नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। तो 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 ही होता है यूनिट डिजिट। ओके, इनटू अच्छा 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही होता है यूनिट डिजिट इनटू। अच्छा मैं देखा 5 × 4 20, जीरो आ गया, मतलब इसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को इंटू करते वो जीरो ही कर देता है। 0 इंटू आप जीरो, 0 इंटू मैं जीरो, 0 इंटू इस क्लास जीरो। तो मैं अभी भी आगे चाहता हूँ कि 1 का भी कुछ भी हो पावर 1 ही होता है, तो 5 चौक 20 गुने 1 20 ही होता है 0। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 0, ऑप्शन ए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम भी बहुत बच्चों को मतलब बहुत लोग मेरे दोस्त भी है, बहुत को हार्ड लगता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊँगा तो बहुत सरल तरीके से और इजी से बताते हुए बेसिक से हाई लेवल तक आसानी से बता दूँगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि अ बोट रनिंग रोज डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 घंटा। मीन्स जब डाउन स्ट्रीम में है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस ये क्या होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मीन्स पानी का गति, पानी का। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड से माइनस हो जाता है स्ट्रीम का स्पीड, क्योंकि आप जब पानी के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आपका स्पीड तो घटेगा, क्योंकि पानी आप पे फोर्स लगा रहा है तो आपका स्पीड घटेगा। लेकिन आप जब पानी की दिशा में जाता है आपका स्पीड ज़्यादा होता है। बस इससे भी याद रख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x + y, मीन्स बोट का स्ट्रीम प्लस बोट का स्पीड प्लस जो धारा का गति है। और यहाँ अप स्ट्रीम में क्या होता है बोट का स्पीड माइनस हो जाता है धारा का गति। तो अब मुझे जो है इसी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा 20 किलोमीटर 2 घंटा में कब, जब डाउन स्ट्रीम है। तो 20 किलोमीटर अगर 2 घंटा में मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या होगा स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब मैं अपना इस बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड लेता हूँ तो वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। और जब जो अगेंस्ट स्ट्रीम जाता है वो तो उसको लगता है 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा मीन्स ये 20 किलोमीटर का वो स्पीड कितना हो जाता है 5 घंटा में 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब वो अपोजिट स्ट्रीम जाता है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मुझे बताना था कि स्पीड ऑफ बोट बताओ। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है x। अब मैं देखा x + y x - y, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा जोड़ के आधा 10 × 4 = 14 का आधा 7। यहाँ से बोट का स्पीड क्या है 7, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। अब हमसे पूछा होता है स्ट्रीम का स्पीड, तो मैं स्ट्रीम का स्पीड भी बता देता। y क्या होता है इसको घटा के आधा कर लेते, 10 से 4 या 6 का आधा 3। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दोनों ही पूछ देता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट 115। अच्छा ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला है कि पॉइंट ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 घंटा में मिलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटा में मिलते हैं। ठीक है, अपोजिट में 1 घंटा में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या है कि एक 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जो कि 100 किलोमीटर के दूरी में है। ठीक है, 100 किलोमीटर के दूरी पे है। अब बोला यहाँ से एक कार, ठीक है, एक कार, अच्छा जैसे मैं इस कार का नाम जैसे ये कार है और एक कार यहाँ पे है एक कार यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको कार 1 मान लेता हूँ, इसको 2। तो हमको बोला है कि जब ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आपस में कब मिलते हैं 5, कब मिलते हैं 5 घंटे में। मतलब एक ही डायरेक्शन मतलब क्या, दोनों इसी तरफ जा रहे हैं। मैं बोला अगर कार 2 यहाँ पहुँचा है तो कार 1 भी इसी दिशा में यहाँ पहुँचा है, तभी तो मीट हुआ है। इसका मतलब क्या है कार 1 का स्पीड ज़्यादा है कार 2 से। ठीक है, कार 1 का स्पीड ज़्यादा है कार 2 से, तभी तो ये यहाँ पहुँचा जिस समय में वो यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ पे मिला। और यहाँ पे मिलने में उसको कितना घंटा लगा है 5 घंटा। तो आप बोलोगे दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ से,
तो कार 1 का जो स्पीड है प्लस कार 2 का स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ये 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस है कि 1 घंटा। ठीक है, कब, जब सेम डायरेक्शन। अब मैं बोला कार ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, जब दोनों तो यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं वो, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मिले वो, तो उन लोगों को समय कितना लगा। अब ओ मैं गलती कर दी, ये माइनस होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होता है रिलेटिव स्पीड। अच्छा, लेकिन अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, तो उन लोगों को 1 ही घंटा लग रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या, उन लोगों का प्लस हो जाएगा। और ये 100 डिवाइडेड बाय कितना लगा है समय, 1 घंटा, मीन्स स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे आप पूछे कार 1 का स्पीड या कार 2, आप दोनों बता सकते हो। कार 1 का स्पीड क्या है S1, S1 क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा, 100 का 120, 120 का आधा 60, ठीक है 60। इस सवाल का उत्तर क्या है 60, क्योंकि इसमें पूछा था कि फास्टर कार का स्पीड बताने। ठीक है, फास्टर कार S1 ही है। अच्छा, S2 कितना था, घटा के आधा कर लेते तो 40। क्वेश्चन में दोनों का भी स्पीड पूछ सकता था। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है पाइप एंड सिस्टर्न का, कि एक जो टैप है, एक नल है, वो 1 बूंद पर सेकंड टुपटुपाते रहता है, मीन्स बूंद गिरते रहता है, ठीक है, टपकता है, और 600 ड्रॉप मिल के 100 ml बनता है। तो द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज। अच्छा, मतलब 1 ड्रॉप पर सेकंड गिरता है एक टैप से, ठीक है, 1 ड्रॉप पर सेकंड गिरता है ड्रॉप से। 600 ड्रॉप, अगर मैं बोलूँ कि 600 ड्रॉप जो है वो 100 ml बनाता है, ठीक है, कितना बनाता है 100 ml बनाता है, ठीक है, 100 ml बनाता है। तो पूछा है 300 दिन में कितना वेस्ट होगा वाटर। तो आप बोलोगे 300 दिन में, मुझे तो रेट दिया हुआ है जो है, मतलब मेरे को जो समय दिया हुआ है सेकंड में है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 300 दिन को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 300 दिन मतलब कितना घंटा, आप इंटू 24 कर लिए, इतना घंटा। घंटा को मिनट में करने के लिए 60, मिनट को सेकंड में करने के लिए फिर से 60, मीन्स इतना सेकंड। ठीक है, अब मैं देखा था 1 ड्रॉप 1 सेकंड में, तो आप बोलोगे 600 ड्रॉप गिरने में कितना सेकंड लगा हुआ, 600 सेकंड। ठीक है, 600, 1 ड्रॉप 1 सेकंड, तो 600 ड्रॉप 600 सेकंड। अच्छा, 600 सेकंड में 100 ml, ठीक है, 600 सेकंड में 100 ml गिरता है। तो आप मुझे बताओ इतना सेकंड में कितना ml गिरेगा, आप मुझे बताओ इतना सेकंड में कितना ml गिरेगा। तो आप बोलोगे सर 600 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में 100/600, तो इतना में इंटू 324 60 काट लेते हैं। अब देखा मैं कि 4 तिया 12, 6 छक 36, जीरो कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 छक 72, 7 12 36 और 7 43, 1 2 3 4, इतना मिलीलीटर। ठीक है, इतना मिलीलीटर आंसर हो गया 432.0000 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर मुझसे पूछता होता कि लीटर में बताओ, तो लीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता, इसको 1000 से डिवाइड कर देता ना, 1000 से डिवाइड कर देता तो कितना होता है लीटर में, 4320 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117। टाइम एंड वर्क का ये है, कुछ स्टाफ काम कर रहे, कुछ काम करना है कुछ दिनों में, लेकिन कुछ स्टाफ छोड़ के चले गए, या कुछ स्टाफ है, या कितना स्टाफ ज़्यादा चाहिए, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में M1 D1 यूज़ होता है, ये आपको पता ही होगा टाइम एंड वर्क पर है, तो = M2 D2 जो पता है, जो W1 वर्क नीचे होता है। ठीक है, यही लगेगा यहाँ पे। हमसे बोला है कि अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर, अच्छा 200 आदमी लगाया है एक काम को ख़त्म करने में 150 दिन में। ठीक है, लेकिन वो लोग देखा कि 50 दिन में सिर्फ 1/4 काम ही हुआ है,
तो बाकी काम को समय में ही करने के लिए कितना स्टाफ और चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 200 वर्कर काम स्टार्ट किए और 50 दिन में 1/4 काम ही किए, मीन्स 1/4 काम ही किए, अभी 3/4 काम अब बचा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस 1/4 तो 3/4 काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, 1/4 हो गया। M1D1 W1 इज इक्वल टू M2D2। अब हमको M2 कितना चाहिए, कितना आदमी हो कि टाइम में ही ख़त्म हो। तो अब मैं देखा 50 दिन तो काम हो चुका है, काम 150 दिन में ख़त्म होना था, तो और 100 दिन बचा है। बाय कितना काम और बचा है, तो 3/4 3/4। तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये 100 से ये भी 2 बार में। तो आप बोलोगे M2 आ जाएगा सर 50 गुना 100, 100 तिया 300। तो M2 300 चाहिए और मेरे पास पहले से कितना है, 200 है। मीन्स 200 मेरे पास स्टाफ है, मुझे इस काम को ख़त्म करने के लिए 300 चाहिए। तो आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा कितना लेबर चाहिए, मीन्स ये प्लस 100। तो यही उत्तर हो जाएगा कि प्लस 100 लेबर और चाहिए, ताकि जो हानि हुआ या जो काम समय पे नहीं हो पाया वो समय पे हो जाए। ठीक है, 100 इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन पे करवाऊंगा। ठीक है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन पे मैं बताया था कि कोई भी जो रेशियो लगाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, वो यूनिट वैल्यू पे लगता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 चाय है, एक चाय का दाम है 180 रुपये पर केजी। यूनिट वैल्यू क्या है यहाँ, केजी। यूनिट में कौन है, केजी। और एक चाय का दाम है 280 रुपये पर केजी। तो किस रेशियो में मिलाया जाए कि दोनों को बेचने पे 320 में 20% का प्रॉफिट है। मतलब 320 पर अगर बेचे तो उस पर 20% का प्रॉफिट है। और हमेशा याद रखना कि जो एलिगेशन है वो सेम रेशियो मतलब सेम टाइप पे ही लगता है। अगर आप बोलो कि मैं सीपी पे लगा रहा हूँ तो वो सीपी पे ही लगेगा, एसपी तो एसपी पे ही, स्पीड तो स्पीड पे ही। ठीक है, तो इसी तरीक़े से मुझे 2 टाइप का चाय का दाम दिया हुआ है, एक 80 एक 280, और दोनों को जब हम 320 पे बेचे तो ये क्या है, ये तो मेरा कॉस्ट है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो मैं बोला एलिगेशन लगता है तो सेम यूनिट पे ही लगता है, सीपी, तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए। लेकिन मेरे को 320 जो है वो एसपी दिया हुआ है, एसपी। तो 320 पे मुझे 20% का प्रॉफिट है। मीन्स एसपी क्या रहा होगा, 100/120, 5/6, 2 से 3, 2 से 160, मतलब 16×5 = 80, 800/3। कितना, 800/3। अच्छा, अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे, 3 इसमें भी इंटू कर लिया, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो ये क्या हो गया, 18 × 54, 540। ये क्या हो जाएगा, 28 × 84, 840, और ये कट गया। अब एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दिया। 540, 800 में 540 गया तो कितना, तो अब 260, और 840 में 40 गया तो 40। तो इस किस रेशियो में, 0:0, 2:13। ठीक है, किसमें, 2:13। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है इस सवाल का। ठीक है, ऑप्शन सी। यार खड़े खड़े पीठ दर्द होने लगता है। ऑफलाइन में फिर भी था कि मूवमेंट होता था इधर, मतलब यहाँ पे तो घर पे थोड़ा कम जगह है तो उतना मूवमेंट नहीं होता। ऊपर से यहाँ आगे टेबल रखा हुआ है, उस पर फ़ोन वगैरह, मार्कर वगैरह। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 119। ठीक है, 119 भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छे का मुंह खट्टा हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि अगर एक सेल में डिस्काउंट जो होता है साड़ी पे, वो 1/4 है मार्क प्राइस का। ठीक है, 1/4 है मार्क प्राइस का, एंड द लॉस ड्यू टू दिस डिस्काउंट इज़ 15%, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। मेरा क्वेश्चन यही बोला है सिंपली कि एक सेल में जो डिस्काउंट हम देते हैं वो 1/4 है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो और इस डिस्काउंट देने के कारण, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, एंड द लॉस ड्यू टू दिस डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट देने के कारण मेरे को लॉस होता है 15% का। तो हमसे पूछा है कि सीपी से एसपी का रेशियो बताओ, तो करते हैं।
कि हमको बोला है कि मैं 1/4 डिस्काउंट देता हूँ MP पे, 1/4 डिस्काउंट दिया MP पे, मतलब अगर ये MP है 4 तो डिस्काउंट आप बोलोगे कितना है 1, तो आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो मुझे, बोलोगे हाँ MP से डिस्काउंट घटा लेते तो वही सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब हमको बोला है कि डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है उस पर मुझे कितना परसेंट का लॉस है, 15% का। इसका मतलब CP क्या रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब CP क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे सर CP रहा होगा 3 पे कितना परसेंट, 15% का नुकसान है। तो मैं क्या कर लिया, 15% इससे निकाल दिया, तो 17 20, तो CP आ गया 60/17। तो हमको पूछा है कि CP से SP का रेशियो बताओ, तो CP कितना है 60/17, SP कितना है 3, तो इधर भी 17 से इधर भी 17 से इंटू किया तो क्या हो जाएगा 60:51, 3 से काट लिए 20:17, मीन्स किस रेशियो में CP और SP 20:17। ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 120 नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बिस्कुट पैकेट का दाम जो बढ़ गया 25%, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको एक बेसिक पहले बता देता हूँ कि किसी चीज़ का दाम 5 रुपया है, ठीक है, और मेरा कंजम्पशन जो है वो है 2 पैकेट। किसी बिस्कुट का दाम ₹5 पर पीस है और मेरा जो है 2 पीस कंजम्पशन है, मीन्स इसका प्राइस इतना है और कंजम्पशन मेरा कितना है, मैं खर्च कितना करता हूँ 2 पैकेट। तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हो कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा खर्च पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो आप बोलोगे हाँ कि प्राइस को कंजम्पशन से इंटू कर लेते, वही मेरा खर्च हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू कंजम्पशन ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या है उसका, ठीक है, प्राइस क्या है उसका और कंजम्पशन मेरा कितना, उसका खपत कितना है, तो 2 पैकेट, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना कर रहा हूँ 10, मतलब जो प्राइस इंटू कंजम्पशन ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी बेसिक चीज़ पे ये क्वेश्चन पूरा खत्म होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है कि किसी बिस्कुट का दाम जो 25% बढ़ गया, 25% बढ़ना मतलब 25% का वैल्यू फ्रैक्शन 4 1/4, तो अगर 4 था तो अब 5 हो गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया। ये किसका रेशियो है, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है। अच्छा, टू मेंटेन द बजट मेंटेन करने के लिए सालू वो अपना कंजम्पशन को घटा दी 20%, मीन्स जो कंजम्पशन है वो 20% घटा दी। 20% कितना, 1/5, मीन्स पहले अगर 5 कंजम्पशन करती थी तो अब 1 घटा दी तो 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया। ये क्या है, कंजम्पशन। तो अब मैं क्या बोला था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पहले केस में कितना था, 5 चौक 20, दूसरे केस में कितना 20। अरे ये मैं देखना अभी तो सेम आ गया, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में ये क्या है, एक्सपेंडिचर इंटू करके, ठीक है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो हमसे पूछा था कि द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस, तो इंक्रीज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0%, ठीक है, 0। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, 0%, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल का जो आज मैं सवाल करवाया उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ये मैथ्स प्रैक्टिस बैच चल रहा है इसका क्वेश्चन का लेवल आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी नहीं है, ये आपको मॉडरेट और हाई लेवल पे ही है, ठीक है। और मैं ये करके आप लोगों को डराना नहीं चाहता कि मैं हाई लेवल का करवाता हूँ, हार्ड करवाता, ऐसा नहीं। मैं बस इस प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या होता है कि आप अपने तैयारी को एक एज दें, ठीक है। इट्स टाइम टू गिव एन एज टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडरेट और जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़े, ठीक है, जिसमें दिमाग आपको थोड़ा लगाना पड़े, मैं वही मैक्सिमम करवा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन कभी कभार आ रहे उनको भी मैं जल्दी बता कर निकल जा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हार्ड क्वेश्चन को
जल्दी बता के भाग जाओ। मैं जिस हार्ड क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो लग रहा है वो भी बता रहा हूँ, और जो भी फॉर्मूलाज यूज है वो भी बता रहा हूँ, जो थ्योरम है वो भी। एडवांस मैथ को भी उतना ही फोकस किया जितना अरिथमेटिक को किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो एसएससी के एग्ज़ाम में दोनों का वेटेज लगभग इक्वल हो चुका है, और अरिथमेटिक में तो लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज और रेशियो, ये लोग से तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है लैंग्वेज। तो परसेंटेज जो है मेन, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस और रेशियो, ये मेन रूट है पूरे अरिथमेटिक का, पूरे मैथ्स का भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे ही जो है और सारे चैप्टर में इसी का कॉन्सेप्ट लग के आप इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और आज का क्लास जो है हमने लगभग 120 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास कल होगा और 120 और 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आपको कल अब वापस आना है इस चैनल पे और वीडियो को वापस देखना है, अपनी तैयारी पे एक एज देना है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।